जहां गरीबी, भूख और संघर्ष ने लोगों को पत्थर दिल बना दिया था, वहीं एक परिवार रहता था। माँ, बाप और दो बेटे, राहुल और रमेश। राहुल मेहनत करता था, नौकरी करता था, पर रमेश बेरोजगार, आलसी और जुए का दीवाना। माता पिता रोज उससे लड़ते। कब तक यूं ही पड़े पड़े सड़ता रहेगा? नौकरी कर, कुछ कमा कर दिखा। अगर काम नहीं करेगा तो इस घर में पैर मत रखना। पर रमेश के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। नौकरी का नाम सुनते ही गुस्से और अहंकार से भर जाता। वह कुछ दिन घर से गायब रहता, जंगल जाता, लकड़ी काटता, बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते जुआ खेलकर सब हार जाता। फिर कई कई दिनों तक घर पर पड़ा रहता, नशे में अंधाधुंध सोते हुए और घर वालों के ताने सुनते हुए। राहुल की शादी लगातार टल रही थी क्योंकि लोग डरते थे, इस घर में एक निकम्मा बेटा है। तेरे कारण राहुल की शादी तक रुक गई। शर्म कर रमेश, शर्म। एक दिन माँ बाप का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने रमेश को दरवाजे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रमेश की आंखों में क्रोध और अपमान उतर आया। गुस्से में उसने पीठ पीछे भी नहीं देखा और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। जाते जाते वह बड़बड़ाता रहा। नौकरी नौकरी चिल्लाते हैं, अब मैं जंगल में ही रहूंगा। लकड़ी बेचकर इतना कमाऊंगा कि सबके मुंह बंद कर दूंगा। वह कुल्हाड़ी और टॉर्च लेकर जंगल में घुस गया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ज्यादा पैसे चाहिए, जल्दी चाहिए। जंगल की गहराई में जाते जाते अचानक आसमान से एक लकड़ी जैसा टुकड़ा उसके सामने गिरा। वह चौंका, आगे बढ़ा, उसे उठाकर देखा, चंदन की लकड़ी, और ऊपर देखा कोई बड़ा पक्षी उड़ते हुए जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यहाँ चंदन की एक लकड़ी मिली है तो पूरा पेड़ भी यहीं कहीं होगा, और पेड़ मिले तो पैसे ही पैसे। कभी वह जंगल में इतना अंदर नहीं गया था क्योंकि गांव में अफवाह थी, इस जंगल में चुड़ैल रहती है, पर लालच इंसान को बहादुर नहीं बेवकूफ बना देता है। इस जंगल में चुड़ैल रहती है। रमेश उन सारी बातों को हंसी में उड़ाते हुए और गहराई में चला गया। पेड़ पौधे अनजाने, डरावने, हवा अजीब। शाम होने लगी पर वह रुकने को तैयार नहीं। बस थोड़ी दूर और चलकर देखता हूं। तभी हवा में गहरी चंदन की खुशबू फैली। रमेश का दिल उछल पड़ा। वह दौड़ते हुए आगे गया और उसकी टॉर्च की रोशनी में 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उसे छू कर देखा, सभी चंदन के पेड़। लालच अब पागलपन बन चुका था। रमेश ने टॉर्च नीचे रखी, कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, उसका हाथ हवा में जोर से रुक गया, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। रमेश का शरीर सुन्न पड़ गया, सांसें रुकने लगी और फिर धीरे धीरे उसने सिर झुकाकर नीचे देखा। लाल घाघरा, पैरों में घुंघरू, नंगे उल्टे पैर। उसकी रीढ़ की हड्डी तक बर्फ उतर गई। रमेश का दम घुटने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। वह पसीने से भीग चुका था। धीरे धीरे उसने ऊपर सिर उठाया। औरत के लंबे उलझे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। सांसें उसके गले में अटक गईं। अचानक वह औरत बेहद करीब झुकी और उसके कानों के बिल्कुल पास फुसफुसाई, तू मुझे काटेगा। रमेश का दिल ऐसे धड़का जैसे सीने को फाड़ देगा। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और तभी रमेश पूरी ताकत से पीछे मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा। पेड़ों के बीच टॉर्च की रोशनी बिखरती जा रही थी। कहीं दूर से अजीब अजीब आवाजें, हंसी, फुसफुसाहटें, कराहें, सब कुछ उसके पीछे था। अचानक सामने एक ऊंची परछाई देखी। वही स्त्री अब सीधी खड़ी, चुड़ैल के रूप में। लाल कपड़े हवा में उड़ रहे थे, चेहरा लंबा, होंठ नीले, आंखों में आग। रमेश ने चीखते हुए दूसरा रास्ता पकड़ लिया। भागते भागते फिसला, गिरा, फिर उठा, पर तभी एक ठंडी हड्डी जैसी पकड़ उसके कंधे पर। उसकी टांगों की ताकत खत्म और डर के मारे उसके कपड़े तक गीले हो गए। वह बिना पीछे देखे हाथ झटक कर छुड़ाने लगा और उसकी उंगलियों में कपड़ा फंस गया। लाल कपड़े का पल्लू। चुड़ैल की दर्द भरी चीख गूंज गई, मेरा पल्लू। रमेश पागलों की तरह भागा और जंगल के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे आंखें खुली, भारी सिर, सूखा गला और हाथ में
वही लाल पल्लू। रमेश सहम गया। उसे लगा पल्लू ही उसकी जान बचाने का कारण है। वह उसे कसकर पकड़कर घर वापस आया। झगड़े वहीं, माँ बाप फिर चिल्लाए, पर रमेश ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस यही सोचता रहा, घर की दीवारों के बीच मैं सुरक्षित हूं। उसने पल्लू अलमारी में छिपा दिया और पहली बार उसने काम करने की सोची। कुछ ही दिनों बाद सुबह सुबह वन विभाग के 2 अधिकारी घर आए। हमें जंगल में तार की बाउंड्री लगानी है। सुना है तुम उस जंगल को जानते हो। अगर तुम मदद करोगे अच्छा पैसा मिलेगा। रमेश पहले डर गया। उसे उसी जंगल की रात याद आई। नहीं, मुझे काम नहीं चाहिए। लेकिन उसकी माँ चिल्लाई, अगर काम नहीं करेगा तो इस घर में पैर मत रखना। मजबूरी में रमेश ने हाँ कह दिया और हर रोज सुबह से शाम तक काम करके सुरक्षित समय में घर लौट आता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस शाम काम का दबाव कुछ ज्यादा ही था। रमेश काम में ऐसा उलझा कि उसे पता ही नहीं चला सूरज कब डूब गया। तभी पीछे से अधिकारियों की आवाज आई, आज थोड़ा लेट तक काम करो, 2 गुने पैसे मिलेंगे। पैसों की मजबूरी थी, इसलिए रमेश रुक गया। काम करते करते समय हाथ से निकलता चला गया। जब उसने चारों तरफ देखा, बाकी मजदूर जा चुके थे। अंधेरा बढ़ गया और रमेश अकेला रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रमेश रुको। वह जम गया। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और एक सुंदर लड़की उसके सामने थी। खूबसूरत, शांत, मुस्कुराती हुई। डरो मत, मैं चंद्रमुखी हूँ, वन विभाग में हूँ। मैंने ही तुम्हें नौकरी दिलवाई है। रमेश आश्चर्य में डूब गया। उसने कभी सोचा नहीं था कोई उससे इतनी विनम्रता से बात करेगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी मजबूरी में मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तुम अच्छे हो, तुम मुझे समझ सकते हो। रमेश लगभग मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसे अपनी किस्मत चमकती हुई लगी। चंद्रमुखी ने एक शर्त रखी, रात में अगर मैं बाहर जाऊं तो कभी मेरा पीछा मत करना, कभी मत पूछना कि मैं कहाँ जाती हूँ। रमेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। अगले दिन घने जंगल के अंदर बने एक छोटे से घर में अजब गजब रीतियों के साथ उनकी शादी हो गई। रमेश को बहुत रस्में समझ नहीं आई, लेकिन चंद्रमुखी ने जैसे कहा वह वैसा करता रहा और वह दोनों वहीं रहने लगे, खुश। लेकिन हवा में हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता था। कभी कभी रात को घुंघरुओं की दबी आवाजें आती थी। चंद्रमुखी उठकर बाहर जाती थी और रमेश डरते हुए भी उससे किया वादा निभाता था। उस रात तक जब उसने एक बात नहीं टाली। रमेश और चंद्रमुखी को साथ रहते कई महीने हो चुके थे। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रातें हमेशा अजीब। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते चंद्रमुखी उठती, बिना कोई बात किए घर से बाहर चली जाती और वापस आने पर चुपचाप रमेश के पास लेट जाती। रमेश हर बार पूछना चाहता, पर याद आता, कभी सवाल नहीं करना, कभी पीछा नहीं करना। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है और रमेश भी अंधा हो चुका था। लेकिन एक रात चंद्रमुखी ने अचानक पूछा, रमेश, तुम मुझसे प्यार करते हो? रमेश मुस्कुराया, जान से भी ज्यादा। चंद्रमुखी पल भर चुप रही, फिर बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो, मैं कुछ भी करूंगा। चंद्रमुखी उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें अपने पुराने घर जाना होगा और मेरे लिए कुछ चीजें लानी होंगी। रमेश बेचैन हो गया। उसे अपना घर याद आया, झगड़े, अपमान। लेकिन चंद्रमुखी उसकी कमजोरी बन चुकी थी। रमेश, कौन सी चीजें लानी है? चंद्रमुखी एक एक शब्द गिनाकर बोलने लगी। लाल साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और लाल पल्लू। पल्लू शब्द सुनते ही रमेश का दिल धक से रह गया। उसे तुरंत वो रात याद आ गई। पल्लू? पल्लू क्यों लाना है? चंद्रमुखी की आंखों का रंग धीरे से बदलने लगा। स्वर कड़क हो गया। तुमने वादा किया था, ज्यादा सवाल नहीं करोगे। रमेश चुप हो गया। वो डरा, लेकिन मान गया। चंद्रमुखी ने उसे एहसास न होने देने के लिए अन्य बेकार सी चीजें भी बताईं, जैसे बालों की पिनें, पुराने चूड़े, बिंदी, कंघी, ताकि रमेश का ध्यान सिर्फ पल्लू पर न रहे। अगले दिन
रमेश चुपके से गांव गया। घर के बाहर लोग सो रहे थे। वो दबे पांव अंदर गया, अलमारी का दरवाजा खोला और कांपते हाथों से वही लाल पल्लू निकाल लिया। पल्लू हाथ में लेते ही ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा ठंडी हो गई हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह जल्दी से जंगल लौट आया, पसीने में भीगा हुआ। जंगल वाले छोटे घर में पहुंचते ही पीछे से दरवाजा बंद हुआ और धीमी आवाज आई, आ गए रमेश। रमेश हड़बड़ा कर मुड़ा। चंद्रमुखी कमरे में खड़ी थी। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। तुमने जो भी सामान कहा था मैं सब लेकर आया हूँ। चंद्रमुखी ने एक एक सामान टोकरी में रखा और जैसे ही उसकी नजर लाल पल्लू पर पड़ी, उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि भूख जैसी चमक आ गई। वो पल्लू को छूते ही हल्के से कांप गई, फिर बोली, रमेश मैं इसे पहन कर आती हूँ, तुम बाहर जाओ। रमेश घर के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कमरा अजीब रूप से शांत हो गया, इतना शांत कि दिल तक आवाज कर रहा था। रमेश अंदर गया, चंद्रमुखी नहीं थी। पूरा कमरा खाली। दरवाजे के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, खून से। बिना बताए बाहर जा रही हूँ, घबराना नहीं, रात को जंगल में आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रमेश की सांसें अटक गईं। वह पढ़ते ही कांप गया, लेकिन फिर भी मोहित था। प्यार और डर दोनों उसे जंगल की ओर खींच रहे थे। सच का खुलासा रात गहरा चुकी थी। रमेश टॉर्च लेकर जंगल में गया। डरी हुई आवाज में पुकारा, चंद्रमुखी कहाँ हो? पहले कुछ नहीं, फिर अचानक घुंघरुओं की आवाज। रमेश की रीढ़ ठंडी हो गई। वो आवाज के पीछे पीछे जाने लगा, जंगल की गहराई में, उसी रास्ते पर जहां वो पहली बार चुड़ैल से टकराया था। अचानक सामने चंद्रमुखी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल लाल, चेहरा नीला और मुस्कान तीखी। चंद्रमुखी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, हमेशा के लिए। रमेश पीछे हट गया। उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उस रात के पेड़, वही घुंघरू, वही लाल कपड़े और पल्लू, उसकी रूह कांप गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो, है ना? चंद्रमुखी की मुस्कान धीरे धीरे दहाड़ में बदल गई। आज सब पता चल जाएगा। और उसी पल उसका शरीर बदल गया। घंटियों की आवाजें, कंधे मुड़ना, चेहरा लंबा होना। कुछ ही पल चंद्रमुखी गायब और उसके सामने वही रात वाली चुड़ैल खड़ी थी। उस रात तुम बच गए थे, क्योंकि मेरे पल्लू के बिना मैं किसी को मार नहीं सकती। आज तुम वही पल्लू मेरे हाथों में देकर आए हो, तो अब मैं तुम्हारी बलि लूंगी। रमेश भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसके बाल पकड़कर खींचा और उसे जमीन पर पटक दिया। वो उसे घसीटती हुई ले गई उन्हीं 4 चंदन के पेड़ों के बीच, जहां उसने पहली बार उसे देखा। चुड़ैल, अब मैं तुम्हारे खून से अपनी मुक्ति पूरी करूंगी। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी कोशिश की। तुमने मुझसे शादी की थी, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो शादी नहीं थी मूर्ख, वो वशीकरण का मंत्र था, ताकि तुम मेरे आदेश मानो। रमेश टूट चुका था और उसी समय उसे याद आया, चुड़ैल की ताकत उसके पल्लू में है। चुड़ैल ने उसके गले पर हाथ रखा। दम घुटने लगा, वो तड़पने लगा, लेकिन किसी तरह उसने चुड़ैल के कंधे से लाल पल्लू पकड़ा और पूरी जान लगाकर फाड़ दिया। पल्लू फटते ही जंगल में चीख गूंजी। चुड़ैल जलने लगी, धुएं में बदलने लगी, चेहरा पिघलने लगा और आखिरी पल में वो दोबारा चंद्रमुखी के रूप में बदल गई, कमजोर, टूटती हुई, और उसके हाथों में धीरे से गिर गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया रमेश। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रमेश उसके टूटते हुए शरीर को पकड़कर रो रहा था और तभी उसकी गोद में पड़ा हुआ शरीर धुएं की तरह उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे बिखरता चला गया। और उसी पल कहीं दूर उसी जंगल की सबसे गहरी खामोशी में एक चुड़ैल काले जादू में डूबी हुई थी। अचानक उसके हाथ थरथरा उठे, उसकी आंखें फट से खुल गईं, जैसे किसी ने उसका कोई बहुत अपना उससे छीन लिया हो। उसने आसमान की ओर देखा और दर्द भरी दहाड़ में बस एक ही नाम पुकारा, नहीं नहीं, चंद्रमुखी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मेरी बारी है रमेश। कई घंटे बाद
सुबह का उजाला फैलने लगा। रमेश घसीटते कदमों से गांव लौट आया, चेहरा सफेद, आंखों में डर की राख। रमेश, कहाँ था तू? माँ, मैं ये हालत कैसी बना रखी है तुमने? रमेश चुप रहा, शब्द जैसे उसकी जुबान से गायब हो चुके थे। सब उसे घर ले आए, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत बड़े सदमे में है, इसे आराम की जरूरत है। दिन बीतते गए पर रमेश की हालत नहीं सुधरी। वह घंटों खामोश बैठा रहता, दीवारों को घूरता जैसे किसी अदृश्य को देख रहा हो। एक रात उसके कमरे से घंटी और घुंघरुओं जैसी आवाजें आने लगी। उसने किसी की आवाज सुनी, धीमी पर परिचित। रमेश, मैं आ गई। उसने कांपते हुए पूछा कि कौन है? रमेश के होंठ कांप रहे थे, आंखें फैल गईं और तभी कमरे की सारी लाइटें झपकने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, घुंघरुओं की आवाज पागलपन की तरह तेज हो गई। रमेश अपनी जगह जड़ हो गया, आंसू अपने आप गिरने लगे। अलमारी का दरवाजा एक झटके से पूरी तरह खुल गया और तभी रमेश के सामने एक चुड़ैला खड़ी हुई। यह चंद्रमुखी नहीं थी, उसका चेहरा ज्यादा भयानक था, आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने वादा तोड़ा है रमेश, अब इस घर से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और इससे पहले कि रमेश को समझ पाता, वो उस पर झपट पड़ी। रमेश को चीखने का भी मौका नहीं मिला। एक ही झटके में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अगली सुबह मां कमरे में आई। रमेश बिस्तर पर था, शांत, बिना हिले, बिना आवाज। उसने रमेश को हिलाया, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की, धड़कन शून्य। रमेश मर चुका था। मां की चीख सुन पूरा गांव दौड़ आया। घर के बाहर भीड़ लग गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पुलिस भी आई, कमरे की जांच हुई। कमरे में किसी तरह की हिंसा का कोई निशान नहीं था, ना खून, ना संघर्ष। रमेश की मौत के कुछ ही समय बाद राहुल काम से गांव लौटा। घर के बाहर भीड़ देखकर उसका दिल बैठ गया। जब उसे सच पता चला तो राहुल काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, ना सवाल, ना आवाज, ना आंसू। और फिर रमेश की मौत के कुछ ही समय बाद श्मशान में उसकी चिता को अग्नि दे दी गई। राहुल बस दूर खड़ा सब देखता रहा। और फिर उस रात राहुल घर के बाहर अकेला बैठा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर घर की दीवार के पास पड़ी। वहां जमीन पर कुछ अजीब सा बना था, जैसे किसी ने राख से निशान बनाया हो। और तभी उसकी आंखों के सामने एक काली परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई। राहुल, कौन है? परछाई एक पल के लिए रुकी, जैसे राहुल को देख रही हो। अगले ही पल वो साया जंगल की तरफ भाग गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद उसने पीछे हटने के बजाय जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि वो जिस साए के पीछे जा रहा है वो उसके भाई की मौत का सच है या उसकी अपनी मौत की शुरुआत।